आज मेरे हाथ में एक एनालॉग कैमरा है और इस कैमरे के अंदर यहाँ से फिल्म डलती है, जो कि मेरे और आपके ज़माने में हम लोग यूज़ किया करते थे। अब तो डिजिटल का ज़माना है, लेकिन सर इतिहास अपने आप को दोहराता है। बिल्कुल। ऐसे ही हम हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर अब आने वाले समय के अंदर फिल्म फोटोग्राफी जो कि हम पढ़ा ही रहे हैं, और आपके साथ ये कोर्स जो हम 8 संडेज का या 8 वीकेंड्स का हम कोर्स करना चाह रहे हैं, इस कोर्स को हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे एनालॉग फोटोग्राफी, उसका एक्सपोजर सिस्टम, कंपोजिशन, डार्क रूम में कैसे फिल्म को डेवलप और प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसके ऊपर किया जाएगा पेपर के ऊपर उसकी प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग जो भी होगा। तो सर से समझते हैं कि इस फिल्म कैमरा को, एनालॉग सिस्टम को क्यों एक तो इस दौर में दोबारा से शुरू किया जा रहा है, और क्या फ़र्क है डिजिटल में और आपके SLR एनालॉग सिस्टम कैमरा के प्रोसेस में। जगदीश सर हमारे साथ में हैं, और जगदीश सर ने अपनी लाइफ में तकरीबन 35-38 साल आई थिंक DSLR को तो बाद में आपने इस्तेमाल किया है, पहले एनालॉग सिस्टम के थ्रू आपने किया है। और बड़ी खास बात यह है कि सर का जो डार्क रूम में जो प्रोसेसिंग सिस्टम था वो ऐसे टिप्स पे था। सर देखकर तस्वीर को इतने सेकंड का एक्सपोजर बढ़ा दो, इसका घटा दो, इसको इतना डेवलप एक्स्ट्रा कर दो, इसको ऐसा देखना चाहिए, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। बड़ी खास बात थी। तो समझते हैं सर के साथ में इस एनालॉग सिस्टम को। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 8 संडेज का जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, एक तो ये कि हमारे पास डार्क रूम रेडी है, कैमराज हमारे पास अपने हैं, स्टूडेंट्स को अपने कैमरा लाएं तो बहुत अच्छा, नहीं लाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 संडेज में जो फाउंडेशन कोर्स हम बोल रहे हैं, एनालॉग फोटोग्राफी फाउंडेशन कोर्स, इस कैमरा के एक्सपोजर को आप कैसे तो पढ़ाएंगे और कैसे, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं जो सीखने के लिए मिलेंगे? तो पहले मैं ये कहूँ कि ये पढ़ना और सीखना जी जरूरी क्यों है। जी। मैं समझता हूँ कि जो भी कलाएं हैं उसकी जो थाती है, जो ओरिजिन है, जहाँ से वो निकल के आई है, उसकी जानकारी किए बगैर आधुनिकता में घूमते और उछल कूद करने से गहराई को आदमी समझ नहीं पाता। एनालॉग फोटोग्राफी से फोटोग्राफी कला की गहराई के अंदर जाने का मौका मिलता है। तो वो आप चाहे काम कुछ भी करें, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, लेकिन आप सुविधाओं में उलझ के रह जाते हैं। जो ही आप एनालॉग पर काम करना शुरू करते हैं, समझ जाते हैं, उसकी गहराई को जान जाते हैं, तो सीधा इम्पैक्ट आपके इस आधुनिक कैमरों की गई शूट पे और पिक्चर पे पड़ता है। कोई और साधन नहीं है तस्वीर को छूने का, आप हर आंखों से देखते हैं। सिर्फ डिजिटल में जो भी आपकी फोटोग्राफी है या आपके मित्रों की है या किसी बड़े बड़े महान लोगों की है, वो देखने की है, पर एनालॉग में छूने की फोटोग्राफी होती है। और सोचिए कि कला को बगैर छुए मजा कहाँ आता। तो इसलिए इसको समझना मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिजिटल में लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की वो फोटोग्राफी किसी भी जॉनरा की कर रहे हों, उनको एनालॉग की फोटोग्राफी को छू कर महसूस जरूर करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि वो एक शॉर्ट टाइम कोर्स करें। परफेक्ट। मैंने एक बड़ा भारी फर्क देखा है सर। हमारे स्टूडेंट जिनको हम डिजिटल फोटोग्राफी अब सिखा रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं, जब से हमने अपने यहाँ एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, हमने उनके काम में, उनकी क्रिएटिविटी में, उनके थॉट प्रोसेस में जो बदलाव देखा है, जो मैच्योरिटी देखी है, जो उनके तस्वीरों में वो स्पेशल टेक्सचर और वो जो जोन सिस्टम, इसको हमने महसूस किया है। खासकर स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो अद्भुत था। एनालॉग फोटोग्राफी चाहे कहने को तो हमारे ज़माने की या कह लो कि डिजिटल एरा के पहले का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, लेकिन इसको, कला को अगर आपने जीना है और कला के उस प्रोसेस को समझना है, सीखना है, उसके लिए
ये 8 वीकेंड्स का ये फोटोग्राफी कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम एक तो कैमरा तो हम बताएंगे, क्योंकि ये एक यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, यहाँ सिस्टम बिल्कुल मैनुअल है। कैमरा का जो समझना है, जो उसके एक्सपोजर ट्रायंगल को समझना है या उसके सिस्टम्स को समझना है, खासकर रिस्ट्रिक्शन जो आपको तस्वीरों को बनाने के लिए मिल रही हैं वो 36 है। यहाँ तो जब डिजिटल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स 200 पिक्चर्स, 300 पिक्चर्स, 500, 400, 500 इतनी तस्वीरें बना लेते हैं। लेकिन जब आपके पास में रिस्ट्रिक्शन है, जब आपके पास में कैनवस ही 36 हैं, तो आपको तस्वीर बहुत सोच समझ के बनानी है, अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को, क्रिएटिविटी को सोच करके, समझ करके तब तस्वीर उतारनी है। तो सर इसमें आप ये बताइए कि जब हम बात करते हैं शूट के प्रोसेस को समझने की, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमें एनरोल करेंगे वो डिजिटल बैकग्राउंड से आएंगे, तो उनको आप क्या क्या चीज़ें इसमें खास बताने वाले हैं? मित्रों देखिए, ऐसा समझने की बात ये है जी कि जब हमने शुरू में जब हम कैमरा उपयोग में लाए, एनालॉग कैमरा ही था, डिजिटल का अभी जन्म नहीं हुआ था। तो अभी जो आप देखते ना, ISO बढ़ा लो, ISO घटा लो, ये ISO नाम का कोई चीज़ की सेटिंग के बारे में कोई हम कैमरे में सेटिंग शुरुआती दौर पर नहीं करते थे। कैमरों में बना था ISO, ASA हुआ करता था, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, तो वो बना था, लेकिन हम ज़्यादा गौर नहीं करते थे। हम गौर करते थे ये जानने का कि जो मैं रोल इसके अंदर में डाल रहा हूँ वो कितने ASA का है, ये मेरे माइंड में सेव हो जाना चाहिए, मेरे दिमाग में आके बैठ जाना चाहिए कि अभी मैं 125 ASA इन दिनों होता था, 100 नहीं, 100 कलर में आया। और उसके बाद 125 के बाद जहाँ तक मैं याद आ रहा 250 था और फिर 400 था। तो एक बार हमको याद करना होता था कि 400 ASA की फिल्म है, तो 400 ASA की फिल्म के मुताबिक हमारी मानसिकता बनती थी। हम उसकी सेंसिटिविटी को, ये केमिकल रिएक्ट करेगा, जब लाइट का इम्पैक्ट होगा तो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, ये हमको समझ में आ जाता था और उसी हिसाब से हम एक्सपोजर देते। तो जब हम इसको समझना शुरू करते हैं तो पहले ये हमको समझना होता है कि हम रोल फिल्म जो डाल रहे हैं वो कौन सी है। अब एक समझिए कि आजकल कितनी साधन है डिजिटल में, कुछ ISO के मुताबिक ही तो सेंसिटिविटी तय होती है, शटर और अपर्चर तैयार होता है। लेकिन उस जमाने जब हमको कुछ सेट करने का नहीं था तो नेचुरली हमें भी दिमाग से ही सेट करना होता था कि इस रोशनी में मेरे पास 125 ASA की है तो कितनी शटर स्पीड होगी। अपर्चर का जहाँ तक सवाल था, अपर्चर तो वही था कि अगर मैं अपर्चर को ओपन करूँगा कि नॉर्मल लेंस है 1.8, 1.2 के लेंस हैं, तो मैं ओपन करूँगा तो पीछे ब्लर होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये दिमाग में रहता ही था। तो हम ये सोच लेते थे कि अच्छा इस सिचुएशन में मेरे को बैकग्राउंड से ज़्यादा लेना देना इसमें नहीं है, तो इन दो महानुभावों की मैं कोशिश करूं तो इसके हिसाब से लाइट के एक्सपोजर ही है, ये ध्यान रखना पड़ता था। अब इसके विकास पर और जब ट्रेनिंग में की बात शुरू होगी तो किस तरह से डेवलप किया इसकी बात आएगी, लेकिन अब सरसरी तौर पर कम समय में बता दूं तो पहले हम देखते थे कि कैमरा, तो कैमरे के पहले हम समझ लेते थे कि इसके नो हाउ सब ठीक है कि नहीं है। देखिए इसमें बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बैटरी थोड़ी सी बाद में आई एक्सपोजर मीटर के लिए, तो बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा मैकेनिकल कैमरा टोटल। इसमें आप खोलिए इसकी बैक को, इसमें रोल फिल्म डालिए, दिमाग में रखिए 125 ASA और उसके अनुसार इस रोशनी को देख के शटर स्पीड तय कर लीजिए और अपर्चर दे लीजिए। अब डिजिटल में, अब डिजिटल की कहें तो डिजिटल में चूंकि ये इतनी सारी क्रियाएं नहीं है तो निश्चित रूप से जहाँ क्रियाएं कम हैं तो वहाँ डीप में समझने में भी बाधाएं भी बहुत सारी हैं। तो ये मैं अगर मैं अपने विषय से नहीं इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ तो आप उसको अगर जा रहा हूँ तो करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में मेरे को एक तरह का नशा है ये जो है ना एनालॉग, और मैं इस पर कहना शुरू करूँगा तो बहुत कुछ कहता चला जाता हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब जो मुझे समझ में आता है। देखिए क्या है, पेंटिंग जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास में एक कैनवस है,
उस कैनवस के ऊपर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक पीछे से तस्वीर डेवलप होती है, आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या प्रोसेस है, आप नाइफ से उसको पेंट कर रहे हैं या स्पेचुला से कर रहे हैं या किसी और तरह के कलर की इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही कोई भी आप तस्वीर बनाते हैं तो इमेज मेकिंग होता है, इमेज कभी भी क्लिक नहीं होता है। क्लिक करने वाले जो कैमरास हैं या जो क्लिक करने का जो सिस्टम है, उसका पर्पस कला से नहीं, उसका पर्पस मेमोरीज से होता है कि मेरे को आज एक तस्वीर चाहिए, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैंने आज ये कपड़े पहने, तो चलिए एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कला कर रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तो इस कैमरा से अगर आप तस्वीर बनाएंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो इतना गहरा है कि आप उसमें खो जाएंगे, उसमें उस तस्वीर को जो अपने विजन में डेवलप किया है उसका रिजल्ट देख के आप, और एक्सपोजर अगर ठीक है और डेवलप और प्रोसेसिंग ठीक हो गया है, तो आप डेफिनेटली कला को समझने लगेंगे, कला को जीने लगेंगे। सर, डार्क रूम में एंटर करते ही और खासकर उस माहौल में, कहीं डेवलपर है, कहीं फिक्सर है, कहीं पर कुछ और चीज़ें फैली हैं, केमिकल्स हैं, हमारे एनलार्जर है, इस दौर के अंदर हम लोग जो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं वो तकरीबन कितने दो वर्कशॉप 2 डेज हमारे उसमें प्रैक्टिकल में रहेंगे, वर्कशॉप में, लैब में, या कैसे रखेंगे? 8 क्लासेस का तो टोटल कोर्स है। 8 क्लासेस का है, तो ये समझ लीजिए कि डार्क रूम में हमको 50% लगाना। अच्छा, 4 डेज, क्योंकि ज्यादा समझ वही आएगी। ज्यादा समझ। एक्चुअली इसका रिलेशनशिप ऐसा है कि जैसा हम कैमरे से पिक्चर क्लिक करके एक्सपोज करते हैं, यही क्रिया फिर इनलार्जर पे होती है। ठीक, वहां भी एक्सपोजर का मसला है, और वो एक्सपोजर इधर उधर होने से अंडर ओवर का खतरा वहां भी है। तो आपकी जो शूट है वो एक्यूरेट हो, उसके लिए आपको पहले डार्क रूम में जरूर समझने की जरूरत है, राइट। तब वो एक्यूरेट शूट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको पहले हमारी शूट की हुई फिल्म्स को प्रोसेस करेंगे, हाँ। उसको समझ लेंगे, उसके बाद में हम लर्निंग शुरू करेंगे उस बेसिस पे, और जाके एक्सपोजर करेंगे, फिल्में लेकर आएंगे, डार्क रूम में प्रोसेस करेंगे और फाइनली रिजल्ट देखेंगे। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारी, चूंकि केमिकल रिएक्शन की क्रिया से इसको होना है, वो एक्शन जो करता है, रिएक्शन करता है, वो केमिकल करता है, तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, जो डिजिटल में ना के बराबर है। हाथ क्लीन हो, फिर पोछा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई केमिकल का अंश ना हो, तब हम फिल्म को टच कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि हमारे टच करने से ही फिल्म खराब हो जाए, स्क्रैच हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। प्रोसेसिंग के लिए फिल्म का केमिकल दूसरा होता है, पेपर प्रोसेसिंग का केमिकल अलग है, तो ये कहीं इसमें और ये वाला उसमें ना चला जाए, तो ये इसका एक खतरा होता है। फिर हमको देखना होता है कि डार्क रूम में प्रोसेसिंग जो केमिकल में होती है, जो डेवलपर जिसको बोलते हैं, 3 प्रकार के होता है, एक डेवलपर, एक स्टाफ बाथ और एक फिक्सर। जो पहला वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है डेवलपर को। और देखा जाता है कि आज मैंने 10 प्रिंट बना दिए, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसे धो के ट्रे को पूरी तरह साफ करके गिरा के फिर फ्रेश केमिकल डालते हैं, ताकि रिएक्शन ठीक से करेगा तो हमारी इमेज की क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें, इसलिए डार्क रूम में समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा जी। तो फिर जो निगेटिव की डेंसिटी है उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली पेपर को चूज करना पड़ता है, कौन सा पेपर लगेगा तो एक्यूरेट होगा। परफेक्ट। इसलिए देखिए, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है, बहुत सारे हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं और जो वहाँ पर जो फिल्में बन रही हैं, वापस फिल्म कैमरा के ऊपर वो आ गए हैं सर। इसका मतलब ये है, और ऐसा ही बहुत सारी मैगजीन्स अब शुरू हो रही हैं जो एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए, और वो सभी फोटोग्राफर वहाँ जो इस एनालॉग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो उसके मेंबर्स हैं। सिल्वर ग्रेन करके एक मैगजीन है, आप जरूर देखिए। ये प्रमोशन दोबारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आर्टिस्ट क्वालिटी एक्सप्रेशन है वो डीएसएलआर से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वापस वो अपने एनालॉग सिस्टम्स के ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड जो चीजें हैं, वो कंप्यूटर ही बोलूंगा डिजिटल को, वो कैमरा भी कंप्यूटर है, तो कई चीजें प्रोसेसिंग वो खुद करता है। हम क्लिक तो कर देते हैं भाई, रॉ को छोड़ करके अगर किसी और फॉर्मेट में हम क्लिक कर रहे हैं तो हमको पिक्चर प्रोसेस्ड मिलती है। तो हमने ओरिजिनली
क्या क्रिएट किया है, ये देखने के लिए एनालॉग से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। और ये समझ लेने के बाद हमारी इस क्रिएटिविटी का असर डिजिटल पे बहुत भयानक पड़ेगा और हमारी डिजिटल शूट बहुत कई गुना मन बेहतर हो सकती है। ठीक, इसलिए हमको इसमें आना जरूरी है। ठीक है सर। कौन है आप जो एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम को सीख सकता है? ये किसी भी एज का व्यक्ति फोटोग्राफी के प्रोफेशन में हो, ये इससे उनकी रोजी रोटी चलती हो, या उनका प्रोफेशन कुछ और है लेकिन वो इस कला के प्रति प्रेम है, तो उनको तो सबसे पहले इसको समझ लेना जरूरी होगा। तब उनके जीवन में एक अलग आनंद आएगा। फोटोग्राफी के प्रति जो भाव पैदा हुआ, जो मैं शुरू में कहा था, जब तस्वीर को छुएंगे, बनते हुए टच करते रहेंगे और वो बन रही होगी, वो जो फील आएगा तो उसका कोई जवाब नहीं है। आज भी मैं जब देखता हूँ जो मिसिंग हो रही है, हम शूट करते हैं डिजिटल से, हम देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं और ये काम का नहीं डिलीट करते हैं, लेकिन जब पिक्चर को छूने का मौका मिलता है ना, उस फीलिंग को आप करके ही महसूस कर सकते हैं, इसको बताया नहीं जा सकता। और एक और बात ये भी है कि एनालॉग पर शूट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वापस हम अपनी तस्वीरों को डिजिटल कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से। क्योंकि उसमें तो बहुत आसानी से स्कैनिंग होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरह से स्कैनिंग हो जाएगी, प्रिंट करके प्रिंट को स्कैन कर ले या निगेटिव को डायरेक्ट स्कैन कर ले, कोई ट्रबल नहीं है उसमें। तो इन केस आप अपने वर्क को शोकेस करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या अपने जो भी पोर्टफोलियोज आपने बनाए हैं बिहेंस पर और सभी वेबसाइट्स पर, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप तक रह जाएगा। नहीं, उसमें तो मजा ये बताऊं मैं आपको, अगर आप मेंशन करेंगे कि ये शॉट जो है एनालॉग पर है, मैंने आपको दिखाने के लिए डिजिटल पर दिया है, तो आदमी आपको थोड़ा सा अलग हटके सोचेगा आपके बारे में। एक ट्रस्ट फैक्टर है, या कला का एक बहुत ही सीरियस ट्रस्टेड प्रोसेस है ये। और हमें बड़ा गर्व हो रहा है हम लोग इसको, क्योंकि 3 साल पहले हम शुरू कर चुके हैं और अब हम इसको सर के साथ में एक वीकेंड मतलब एनालॉग फोटोग्राफी का जो प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं, ये उन सभी के लिए हैं जिन्होंने डीएसएलआर पे लर्निंग करा है, वो भी कर सकते हैं। आपका पैशन फोटोग्राफी के प्रति है और आपके पास में एसएलआर कैमरा है, जो फिल्म कैमरा है, वो आपके पास में पहले से मौजूद है। आपका वो मशीन, वो टूल, वो कैमरा अब आपके काम आएगा। वो पीस अब आपके यहाँ सिर्फ एक शोकेस में रखा हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक आपका आर्ट को क्रिएट करने के लिए जो एक प्रोसेस करने का जो एक सिस्टम है, उसमें खूब काम आएगा। मेरा ये कहना है कि हमारा तो दौर नहीं था जब हम शुरू किए तो सिर्फ एनालॉग था, लेकिन हम डिजिटल पर धीरे धीरे आ गए। बहुत शंकाओं को लिए हुए आए थे, बहुत सारी शंकाएं थी जब डिजिटल की तरफ जा रहे थे, इसको कैसे संभालेंगे, फेथ नहीं हो रहा था, लेकिन अब फेथ जम गया है। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग डिजिटल पे ही काम शुरू किए हैं, वो एनालॉग की तरफ जरूर जाएं एक बार। असली में जीवन का आनंद लेना हो ना इस फोटोग्राफी के साथ, तो एनालॉग पे एक बार जाइए, और एक बार जाइए, शॉर्ट टर्म कोर्स कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए और खूब मजे से डिजिटल पर काम कीजिए। परफेक्ट, आपके लिए और अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से हमने आज जो चर्चा की है, ये एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम जो प्रोसेस हमने अब वीकेंड में शुरू करने की जो एक बातचीत की है, इसमें बहुत आसान है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, चाहे हम वो शूट पर बाहर जाएं उसके लिए होगा, फोटो वॉक्स करेंगे, क्लासरूम में जो डिस्कशंस होंगी, अब से पहले जो फोटोग्राफर्स काम कर चुके हैं, सर का काम आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में, मतलब 1-2 तस्वीरों की मैं अगर बात करूं तो बड़ा मुझे गर्व है बताते हुए कि जो फेमस डाकू थी फूलन देवी, उनकी भी पहली तस्वीर आपने ही बनाई थी। एक बड़ा भारी और बहुत लंबी यात्रा ट्रेन से उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने की थी, उनके साथ उनकी पर्सनल फोटोग्राफी जो उनके इस ट्रेन में साथ चलने के को लेकर के फोटोग्राफी हुई थी, वो भी आप ही ने की थी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतिहास जानने को मिलेगा, इस प्रोसेस को दोबारा से जीने का एक मौका मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है?
इसको ठीक से वॉश की हुई रोल फिल्म को और ठीक से वॉश किए प्रिंट को लंबे समय तक के लिए आसानी से रखा जा सकता है। अच्छा। आपकी धरोहर में रहेगा। आपको डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। जब चाहे आप बुक की तरह निकालेंगे और आनंद ले सकते हैं बहुत सुंदर। तस्वीरों को देख करके, और बहुत लॉन्ग चलता है। फायदा क्या है एक और, आप जब चाहें डिजिटल में कन्वर्ट कर लें, लेकिन डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, कला को परचेज करने का भी आजकल हमारे ज़माने से ही, पहले से ही एक प्रचलन रहा है। मतलब कलेक्टर्स आइटम जिसको हम बोलते हैं, बहुत से लोग तस्वीर खरीदना चाहते हैं। डिजिटल पे बनी हुई तस्वीर अब तो नॉन फंजिबल टोकन करके जरूर फेमस हुई है और काफ़ी लोगों ने उसको शू किया है, यूज़ भी किया है, अपने अकाउंट भी खोले हैं। लेकिन हमारे ज़माने में हम 5 तस्वीर बनाया करते थे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5, और उसको साइन करते थे एंड उसको लोग खरीदा करते थे। हमने भी अपनी अगर कॉपीज़ कहीं देनी है या कहीं एग्जीबिशन में भेजना है या किसी कलेक्टर को देना है, तो वो तस्वीरें ओरिजिनल हुआ करती थी। उसके बाद में उस नेगेटिव से दोबारा तस्वीर नहीं बना करती थी। ऐसे ही जैसे पेंटिंग का एक मास्टरपीस बनता है। अभी क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि अब हमारे पास में डिजिटल है, अब हमने उसकी कितनी तस्वीर बनाई है, उसको कितनी कॉपी किया है, इसीलिए भी थोड़ा रेलेवेंस जो है और ट्रस्ट और प्योरिटी के साथ में एनालॉग फोटोग्राफी सिस्टम में आता है। ये बात भी समझने की है। दूसरा, आप हमें ज्वाइन कीजिए और इस एनालॉग फोटोग्राफी प्रोसेस को समझ करके हमारे साथ में डार्क रूम में शुरू कीजिए अपनी फोटोग्राफी लर्निंग। और मैं ये गारंटी करता हूं कि आप एक बार अगर एसएलआर कैमरा के ऊपर चले गए तो आप इसको तो एटलीस्ट नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये तो इतना आनंददायी है ना कि आप सोचिए कि सब कुछ जब आपके हाथों से हो रहा होगा और पूरा माइंड कंसंट्रेट करके होता है, क्योंकि एक्सपोजर इज नॉट वेरी इजी। चाहे वो डार्क रूम में इनलार्जर पे एक्सपोजर हो या कैमरे पे हो, लाइट को जज करके एक्सपोजर, हालांकि अब के कैमरों में इनमें भी सुविधा है, एक्सपोजर मीटर है, तो एक जजमेंट के लिए आपको ज़्यादा अपने दिमाग का ही यूज नहीं करना है, इसकी हेल्प लिया जा सकता है। लेकिन फिर अंततोगत्वा आदमी यही सोचता है कि नहीं, बार बार एक्सपोजर मीटर कौन देखे, फिर वो प्रैक्टिस हो जाती है और आदमी फिर लाइट देखा, लगाया, शटर स्पीड और शूट करना शुरू। तो बहुत सुंदर। मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आईएपी प्रेजेंट्स इस एनालॉग फोटोग्राफी प्रोसेस को आप समझें। जगदीश यादव सर के साथ में इस 8 संडेज या 8 वीकेंड फोटोग्राफी के जो वर्कशॉप्स हैं, क्लासेस हैं, इसको आप गो थ्रू कीजिए और आप एंजॉय करेंगे अपनी आर्ट को, और ऐसे पोजीशन, ऐसे पिक्चर्स निकल के आएंगे जो लाइफ लॉन्ग आप पसंद करेंगे। आपको देखकर बड़ी खुशी होगी, उसको फील करेंगे आप। शुरू करते हैं एनालॉग फोटोग्राफी प्रोसेस एक बार फिर, और इस कला को जीतें। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और ये मेरा तो अनुरोध होगा, खास तौर से सीनियर फोटोग्राफर्स जो हैं, जिनका लंबा अनुभव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको मौका नहीं मिला है एनालॉग करने का तो ज्वाइन करें। मैं आश्वासन देता हूं कि आप खुद अपने में और बेहतर फील करेंगे और सुधार फील करेंगे और डिजिटल का ज़्यादा मजा लेंगे आप एनालॉग को रेफर करते हुए। परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।